नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक IBPS PO का 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है। बट अब जो है बाकी के एग्ज़ाम 10 और 11 तारीख को होने हैं। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को होने हैं। तो आज हम करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो 3 तारीख को पूछे गए हैं। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन, हम उन्हीं पैटर्न पर आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और लोगों के पास भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उनको भी पता चल जाए कि 3 तारीख को किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे उनको सॉल्व किया जाए। 20 मिनट में कैसे 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कैसे। वैसे 35 क्वेश्चन तो देखिए 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 25 के समथिंग में तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए हम बताएंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम बताएंगे, बाकी आप जो है खुद से भी करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर दें या स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, उसको अपने आप भी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है हमारा सिलॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, सिलॉग का क्वेश्चन क्या है, वैसे तो क्वेश्चन जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने बताया ही है। तो उसमें जो है ओनली और ओनली फ्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन और इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए जैसा कि दिया गया है ऑल ग्रिल आर ड्रिल। तो अब देखिए ऑल ग्रिल हो गए ड्रिल, फिर क्या है ओनली फ्यू ड्रिल आर मिल्स। तो ओनली फ्यू ड्रिल्स आर मिल्स। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा फिगर जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अब देखिए हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं। कंक्लूजन जो है इसमें हमको बताने हैं कि कौन से कंक्लूजन हमारे सही हो सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या दिया गया, सम ग्रिल आर मिल्स। तो क्या कुछ जो है ग्रिल मिल्स हैं। तो अब देखिए ग्रिल और मिल्स के बारे में हम कोई जानकारी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर ओनली फ्यू का केस आ गया है ना, तो उसके लिए हम बता नहीं सकते। बट पॉसिबिलिटी में हम बता सकते, तो इसीलिए हमारा जो पहला वाला है वो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला क्या दिया गया, ऑल मिल आर बीइंग ड्रिल इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल मिल आर बीइंग ड्रिल इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अब देखिए ओनली और ओनली फ्यू का जो केस होता है, जैसे मान लो इसमें दिया गया है सम ओनली अ फ्यू ड्रिल्स आर मिल्स। तो अब देखिए ड्रिल का आल पार्ट जो है मिल्स में नहीं जा सकता, बट मिल का आल पार्ट ड्रिल में जा सकता है। इज अ पॉसिबिलिटी जो है हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी हमारा ओनली फ्यू के केस में ही दिया गया है। क्या दिया गया, सम स्कार्फ आर हैंगर चिप्स, जो भी है सम स्कार्फ्स आर हैंगर चिप्स। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू फ्रॉक्स आर स्कार्फ्स। तो ओनली अ फ्यू फ्रॉक्स आर स्कार्फ्स। ठीक है, ये हमारा फिगर बनेगा। अब देखिए हमारे कंक्लूजन क्या दिया गया है, एटलीस्ट सम फ्रॉक्स आर हैंड चिप्स। तो अब देखिए एटलीस्ट सम फ्रॉक्स आर हैंड चिप्स, कम से कम जो फ्रॉक्स हैं वो क्या हैंड चिप्स हैं। तो अब देखिए कम से कम इसके बारे में नहीं बताया गया है। अभी पॉसिबिलिटी होता तब ये हमारा जो कंक्लूजन है वो सही हो जाता, बट ये पॉसिबिलिटी में नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट वाला है गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या दिया गया है, ऑल फ्रॉक्स बीइंग हैंडकरचीफ्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब देखिए ऑल फ्रॉक्स बीइंग हैंडकरचीफ इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब देखिए जिसके बारे में कोई मतलब दो जो फिगर हैं, जो 2 सर्कल हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन ना पता चल रहा, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी सही हो जाती। तो इसीलिए हमारा सेकंड वाला जो है वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओनली अ फ्यू गोल्ड आर ग्रीन। तो अब देखो गोल्ड, ओनली अ फ्यू गोल्ड आर ग्रीन, ये दिए गए हैं। ठीक है, फिर है सम गोल्ड आर नॉट ग्रे, सम गोल्ड आर नॉट ग्रे। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब क्या है इसमें कंक्लूजन दिए गए, ऑल गोल्ड बीइंग ग्रे इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल गोल्ड बीइंग ग्रे इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब देखिए जब सम पार्ट है ही नहीं तो ऑल कहाँ से हो जाएगा। तो चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे जो भी हो, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं दूसरा जो हमारा दिया गया है कंक्लूजन। दूसरे में क्या दिया गया, एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, क्या कम से कम कुछ ग्रे जो है ग्रीन है। तो अब देखिए कम से कम ग्रे जो है ग्रीन है, क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पे सम नॉट का केस आ गया है, मतलब सम नॉट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे है जो दूसरा वाला ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है फोर्थ वाला सही हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, हमको बताना है कि इनके बीच में न्यूमेरिक जो है दिए गए हैं सीरीज, इनको बताना है कि क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जो सीक्वेंस है इसको हमको बताना है। 7 3 9 5 ये नंबर फॉर्म में दिया है, कभी कभी अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में भी आ जाता है। तो इनके बीच में हमको बताना फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने जो है पेयर्स बनने हैं, पेयर्स हमको बताने हैं। तो अब देखो 7 8 9 तक तो होती है, उसके बाद कोई भी हमारी संख्या जो है रिपीट नहीं होती। जैसे ए से लेकर जेड के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट हमारा नहीं रिपीट होता है, वैसे ही नंबर में भी 1 से लेकर 9 तक में कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है। तो अब देखो जैसे कि दिया गया 7, अब देखो 7 के बाद 8 और 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो 9 के बाद क्या कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। अब देखो नेक्स्ट आ गया 3 वाला, तो अब देखो 3 4 5 हो गया, 5 6 7 8, तो अब देखो 3 से 8 के बीच में भी आ गया। फिर अब देखो 8 के बाद 9 दिया नहीं गया, उसको छोड़ देंगे। 9 के बाद ये भी छोड़ देंगे। फिर क्या है 5 6 7 8, तो अब देखो 5 और 8 के बीच में एक रिलेशन आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कितने पेयर्स हो गए हैं, हमको ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है कि कम से कम समय में हमको पता करना है कि कैसे क्या हो सकता है। तो अब देखो हमारे कितने पेयर्स बने हैं, 1 2 3 4 दिए गए हैं, बट ऑप्शन क्या 4 दिए गए हैं? तो हाँ 4 भी है और मोर देन 5 भी है। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं। तो अभी तक हमने 5 के बारे में देखा, 5 6 7 8 हो गया। फिर उसके बाद अब देखो ए का है 1 दिया गया है, 1 के बाद 2, तो अब देखो कितने पेयर हो गए, अभी तक हमारे 4 पेयर थे, बट अब कितने हो गए, 5 हो गए। तो बस अब हम यहीं पे छोड़ देंगे काउंट करना, हमको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है मोर देन 4, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ वाला वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है अलॉन्ग साइड। तो अलॉन्ग साइड को कैसे हमको अरेंज करना है इसके बारे में बताया गया है कि जो इनके कॉन्सोनेंट्स जो दिए गए हैं इनको पहले अरेंज कर लिया जाए, फिर उसके बाद वावेल्स को अरेंज कर लें, फिर उसके बाद हमको बताना है। फिर और भी एक कंडीशन दी गई है कि वावेल को वावेल आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, कि वावेल को जो है उसके अगले वाले लेटर से हमको चेंज करना है, और जो कॉन्सोनेंट जो दिया गया है उसको पिछले मतलब प्रीवियस वाला जो लेटर है उससे हमको चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सोनेंट को लिखेंगे। तो कॉन्सोनेंट हमारे कौन कौन से दिए गए, डी हो गया, जी एल एन और एस। ठीक है, ये हमारे हो गए। तो इनको एक सीक्वेंस से ही हम अरेंज करेंगे। डी के बाद हमारा जी आएगा, जी के बाद आई के बाद एल एन और एस, और हमारे वावेल्स कौन कौन से दिए गए हैं, ए ई आई ओ। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब इसको देखो क्या बताना है कि लेटर्स जो भी दिए गए हैं इनको अरेंज कर लिया गया है, जो भी कंडीशन दी गई है। फिर वावेल को नेक्स्ट लेटर से और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से हमको अरेंज करना है। फिर क्या है कि हमारा जो बाएं से पांचवा पता क्या करना है कि व्हिच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो अब देखिए हम ऐसे ही इसको जो है अरेंज कर लेंगे, फिर इसके बाएं से हम पांचवा ढूंढेंगे कौन सा होगा। तो अब देखो बाएं से पांचवा कौन सा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा बाएं से पांचवा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाएं से पांचवा ये वाला एन नहीं होगा, क्योंकि हमने आई हमारा वावेल होता है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्सोनेंट की जगह पे आई लिख दिया, तो उसके लिए सॉरी। देखिए डी हो गया, जी हो गया, जी के बाद एल आएगा, फिर एन आएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए कॉन्सोनेंट और वावेल। ठीक है, अब इनको हमको अरेंज करना है, फिर हमको बताना है कि बाएं से पांचवा। तो अब देखो बाएं से पांचवा हम पहले काउंट कर लें कौन सा हमारा होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा एस जो है ये बाएं से पांचवा है। अब देखो एस क्या है, एस एक कॉन्सोनेंट है, एस क्या है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को हमको प्रीवियस लेटर से हमको
अरेंज करना है। तो एस है, एस के पहले कौन पड़ता है, एस के पहले आर पड़ता है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आर वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये हमारा ब्लड रिलेशन का है। इसके भी कम से कम 2 से लेकर 3 तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखिए ये हमारा ब्लड रिलेशन है, इसको कैसे हम अरेंज करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, इसका ट्री बनाते हैं। क्या दिया गया है कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर, 7 लोग हैं, एक फैमिली में 7 लोग हैं और 3 जनरेशन दी गई। 7 मेंबर हैविंग 3 जनरेशंस। ठीक है, फिर क्या दिया गया, देयर आर मोर देन 3 फीमेल्स, मतलब फीमेल जो हैं वो क्या है, 3 से ज़्यादा दिए गए हैं, 3 से ज़्यादा दिए गए हैं फीमेल पर्सन। तो और फिर क्या दिया गया है, अब देखो मेल्स के बारे में बताया नहीं गया है, बट फीमेल क्या है 3 से ज़्यादा होंगे, लेकिन 3 नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। क्या दिया गया है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है बी का पिता है, ए इज़ द फादर ऑफ बी। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि एल इज़ मैरिड टू ओनली द सन ऑफ जी, एल इज़ मैरिड टू द ओनली सन ऑफ जी, मतलब एल जो है जी का जो एक इकलौता लड़का, ओनली सन, उससे जो है एल क्या है, मैरिड है। फिर क्या दिया गया है, एल हैज़ एन अनमैरिड सिबलिंग, एल जो है एल के पास एक अनमैरिड सिबलिंग है, एल हैज़ एन अनमैरिड सिबलिंग के, मतलब एल का जो है एक अनमैरिड सिबलिंग है, सिबलिंग मीन्स भाई बहन होता है, तो अगर ये लड़की है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है कि के इज़ द नेफ्यू ऑफ, नहीं, बी इज़ द नेफ्यू ऑफ के, बी इज़ द नेफ्यू ऑफ के, तो अब देखो ये हो गया बी इज़ द नेफ्यू ऑफ के, मतलब बी जो है एल का लड़का हो जाएगा। फिर क्या है, सी इज़ द चाइल्ड ऑफ ए, सी इज़ द चाइल्ड ऑफ ए, ये हो गया सी इज़ द चाइल्ड, चाइल्ड में बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। फिर क्या दिया गया है कि जी इज़ द फादर ऑफ ए, जी इज़ द फादर ऑफ ए, ये हो गया। फिर क्या दिया गया है, एच इज़ द पेरेंट ऑफ एल, एच जो है एल का पेरेंट है, ये पेरेंट हो गए, पेरेंट में पता नहीं है, माता पिता कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो ये हमारा आधा हो गया और ये हमारा एक पार्ट दिया गया। अब देखो पहले वाले को, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड वाला, तो पहले वाले को हम दूसरे से क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। अरेंज में देखो कुछ हमारा कॉमन दिख रहा है, तो जी हाँ कॉमन हमारा ए वाला दिख रहा है, जी भी है, और जी क्या है, एक मेल पर्सन है, ए जो है ये भी एक मेल पर्सन है, बी दिया गया है और सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर दिया है। 7 लोग हैं तो 7 लोग होने चाहिए, देख लो काउंट कर लो, 1 2 5 और 7 ये हो गए। फिर इसमें क्या दिया गया है कि 3 फीमेल पर्सन है, तो अब देखो फीमेल पर्सन कितने दिए गए हैं, 3 से ज़्यादा जो है फीमेल पर्सन है, देयर आर मोर देन 3 फीमेल्स। ठीक है, 3 से ज़्यादा फीमेल पर्सन है, तो अब देखो ये भी फीमेल हो जाएगा, एल हमारा ऑलरेडी फीमेल है, सी भी हमारा फीमेल हो जाएगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 3 से ज़्यादा जो है फीमेल पर्सन है। ठीक है, देखिए एल और के ये दोनों आपस में सिबलिंग है, तो के जो है एक फीमेल पर्सन होगा। ठीक है, के जो है एक फीमेल पर्सन होगा, तो इसलिए इस फिगर में हमारे के जो है मतलब फीमेल पर्सन कौन कौन से हो जाएंगे, फीमेल हमारे हो जाएंगे के, एच, एल और सी हमारे ये फीमेल पर्सन हैं, और मेल पर्सन हमारे बाकी के जो बचे जी, ए और बी, ये हमारे मेल पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देखिए मंथ और डेट बेस है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 6 मेंबर इसमें दिए गए हैं, सी डी ई एफ जे के, ये जो है 5 और 12 तारीख को पैदा हुए हैं। मंथ्स हमारे दिए गए मार्च, मई और सितंबर, तो मंथ हम पहले लिख लेते हैं, मार्च, मई और सितंबर। ठीक है, डेट इनकी दी गई हैं
तो डेट जो है 5 है 12 है, लिख लेते हैं 5 और 12, ठीक है 5 और 12। अब देखिए मंथ जब भी हमारे दिए होते तो उसमें हम सबसे पहले कुछ भी ना करें, ये ज़रूर लिख लें कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया गया होता है। तो अब देखो मार्च जो है 31 दिनों का महीना होता है, मई भी 31 दिनों का होता है, बट सितंबर जो है 30 दिन का मंथ्स होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। कंडीशन क्या दी गई है, जे वाज बोर्न ऑन 5th ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज, मतलब जे जो है 30 दिनों वाले महीने में 5 तारीख को पैदा होता है। तो यहाँ पे देखिए 30 दिन का मंथ कौन सा है, सिर्फ एक ही मंथ है, वो भी सितंबर मंथ है। तो जो जे जो है वो 5 सितंबर को ही पैदा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, नॉट मोर देन 2 पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन एफ एंड ई, मतलब एफ और ई के बीच में जो है 2 से ज़्यादा लोग नहीं पैदा हुए हैं। 2 से ज़्यादा नहीं पैदा हुए हैं मतलब 2 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एफ और ई के बीच में 2 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट नहीं क्या दिया गया, नॉट मोर देन 2 पर्सन, मतलब एफ जो है एफ और ई के बीच में या तो 2 लोग पैदा होंगे या फिर 2 से कम पैदा होंगे, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि सी वाज बोर्न ऑन इवन नंबर डेट, कि सी जो है इवन नंबर की डेट में पैदा हुआ है, सी का जन्म जो है इवन नंबर वाली डेट में हुआ है। तो अब देखो इवन नंबर हमारा 12 दिया गया है इवन, तो अब देखो 3 हमारी कंडीशन बन जाएंगी कि सी जो है या तो यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे हो सकता है और सी जो है यहाँ पर हो सकता है, सी का जन्म, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो जाएंगी। फिर क्या दिया गया है कि बट नॉट इमीडिएट आफ्टर के, क्या दिया गया कि सी वाज बोर्न ऑन द इवन नंबर डेट बट नॉट इमीडिएट आफ्टर के, मतलब कि सी का जन्म जो है इवन डेट में तो हुआ है बट के तुरंत बाद नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो के नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी के नहीं हो सकता है और यहाँ पर भी के नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन जे एंड सी, कि जे और सी के बीच में केवल 2 लोगों का जन्म हुआ है। तो अब देखो जे और सी के बीच में 2 लोग हैं इसमें, तो देखिए इसी फिगर में केवल जे और सी के बीच में 2 लोगों का जन्म दिख रहा है। तो हमारे जो पहले और दूसरा और तीसरा वाला जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये इस वाला पहला, ये जो पहला वाला जो है हमारा यही वाला सही हो सकता है। तो अब हम आते हैं अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि डी वाज बोर्न ऑन 1 ऑफ द मंथ्स बिफोर ई, कि डी जो है ई के किसी मंथ पहले पैदा हुआ है, ठीक, उसको छोड़ रहे हैं। फिर क्या दिया गया है कि के वाज बोर्न बिफोर एफ, के जो है एफ के पहले जन्म हुआ है के का, बट नॉट आफ्टर डी, लेकिन डी के बाद नहीं हुआ है, ठीक है। क्या है कि के वाज बोर्न बिफोर एफ बट नॉट आफ्टर डी, मतलब डी के पहले जो है इनका जन्म होगा, कुछ इस टाइप से हमारा फिगर बनेगा। फिर क्या दिया गया है, एटलीस्ट 2 पीपल वर बोर्न आफ्टर एफ, कि कम से कम 2 लोग तो जो है एफ के बाद जन्म हुआ है, 2 लोगों का जन्म एफ के बाद हुआ है। तो अब देखो हम अरेंज करते हैं इनको, पहले देखो एफ और ई के बीच में हमको अरेंज करना है। तो अब देखो सी, अगर हम यहाँ पर के और एफ अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हमारा एफ हो जाएगा तो ई, एफ के बाद हमारे कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर एफ को अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर एफ 2 लोग, ई हो जाएगा अगर, ठीक है, फिर के यहाँ पे हो जाएगा और डी यहाँ पे अगर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और इसमें कंडीशन कौन कौन सी हमारी रह गई हैं। देखिए यहाँ पर जो है अभी हमने अरेंज किया है, ये अभी हमने बताया था डाउट में है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि सी वाज बोर्न ऑन इवन नंबर डेट, कि सी जो है सी का जन्म इवन नंबर वाली डेट में हुआ है, बट इमीडिएट आफ्टर की, लेकिन के तुरंत बाद। तो अब देखो के तुरंत बाद सी का जन्म हुआ है तो सी के ऊपर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के हमारा नहीं होगा। और फिर क्या दिया गया है, एक और लाइन दी गई है कि डी वाज बोर्न
वन ऑफ द मंथ्स बिफोर ई, मतलब डी का जन्म जो है ई के पहले हुआ है। तो अब देखो ई जो है, डी जो है यहाँ पर नहीं होगा, ई जो है यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, और एफ तो हमारा होगा ही। अब देखो एफ और डी के बारे में कोई डायरेक्ट कोई बताया नहीं गया है इसके बारे में कि एफ का जन्म कौन से मंथ में होगा और डी का जन्म कौन से मंथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ और डी के बारे में कोई रिलेशन नहीं बता सकते, मतलब कि एफ का जन्म जो है 5 मई को हुआ है या फिर 12 मई को या फिर डी का जन्म। ठीक है, तो ऐसे हमारा फिगर कुछ बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन ये हमारा एज बेस्ड है। इसमें जो है हमको एज भी बतानी है। 6 लोग दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, और इनको जो है हमको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग आर्डर आप समझ रहे होंगे, घटते हुए क्रम में। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि नो 2 पर्सन हैव द सेम एज, मतलब कोई भी जो 2 व्यक्ति हैं उनकी एज जो है समान नहीं है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के डायरेक्शन की तरफ। क्या दिया गया है कि ई इज़ यंगर देन ए, ई जो है ए से छोटा है, यंगर मीन्स छोटा होता है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है बट इल्डर देन बी, लेकिन बी से जो है बड़ा है। फिर क्या दिया गया है कि बी इज़ नॉट द यंगेस्ट, कि बी जो है सबसे छोटा नहीं है, मतलब बी जो है सबसे छोटा नहीं है, बी के आगे और भी हो सकते हैं। फिर क्या दिया गया है ई इज़ 25 ईयर ओल्ड। तो अब हम ई के बारे में लिख लें। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको एज के बारे में भी बताना होगा, जैसा कि क्वेश्चन ही हमारा दिया गया है। फिर क्या दिया गया है द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ डी एंड ई इज़ 20 ईयर, डी और ई के बीच का अंतर जो है ये 20 साल दिया गया है। फिर क्या दिया गया है कि सी इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन, सी जो है दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो अब देखो सी जो है दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है, तो यहाँ पे हम सी के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसके बारे में हम 6 लोग दिए गए, अभी यहाँ पे हमारे कितने लोग हुए हैं, 5 ही लोग हुए हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है सी इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन हो गया। फिर इफ़ द सम ऑफ द एजेस ए एंड ई इज़ 70, तो अब देखो ए और ई के जो एज जो है इनका सम कितना है, 70 साल है। फिर क्या दिया गया है एफ और डी का जो सम है वो दिया गया है 89 ईयर। तो अब हमको बताना है डी की एज के बारे में बताना है, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, हम देख ही लेते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखिए इसके बारे में हमको बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको एक पर्सन को ले लेते हैं, ए को जो है हम असेंडिंग, ए को जो है हम फर्स्ट पोजीशन पे रख रहे हैं। तो अब देखिए पहले तो हमको एज के बारे में जानकारी लेना होगा। तो अब देखिए डी और ई, अगर ई को हम 25 साल रख रहे हैं और 25 जो है 20 से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी की एज के बारे में, डी और ई के बीच का हमको डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस में जो है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो डिफरेंस का साइन हमारा ये होता है। तो अब देखिए जैसा कि हमारा ऑप्शन भी होना चाहिए कि ऑप्शन जो ऐसा ना हो, अभी मान लो हमने डी को ई से कर दिया तो हमारा एज जो है ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो डिफरेंस में हमारा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन जैसा कि हमारा दिया गया है 55 है, 20 है, 15, 5 और 10 दिया गया है। तो अब देखो अगर हम डिफरेंस में ले रहे हैं, ई की एज हमारी 25 साल दी गई है, तो डी जो है ई के अकॉर्डिंग हमारा 45 साल हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है 45 साल, तो इसीलिए हम जो है इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, ई और डी के बीच का जो डिफरेंस है वो लिख लेंगे। कितना है, 20 साल दिया गया है। तो अब देखो ई को जब हम रखेंगे 25 साल, ये हो जाएगा 20, ये 20, 25 माइनस डी इक्वल टू 20, तो हमारे डी की एज कितनी हो जाएगी, डी की एज 5 ईयर हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो डी हमारा 5 ईयर का हो गया, डी हमारा 5 है, तो एफ हमारा कितने का हो जाएगा, एफ हमारा 84 ईयर का हो जाएगा, एफ हमारा 84 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, और फिर ए और ई के बारे में, ए के बारे में क्या कहीं पर दिया गया, ई हमारा 25 साल का है, तो ई हमारा कितने का हो जाएगा, 70 है। 70 से 25 जब हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। ए की एज हमारी कितनी हो जाएगी, 45 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ए हो गया, बी सी डी ई एफ। देखो ए की एज कितनी है, 45 साल,
बी की एज के बारे में नहीं बताया गया है तो उसको अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके बारे में नहीं बताया गया है। फिर ए हो गया, बी के बारे में नहीं बताया गया, सी के बारे में क्या कहीं पर दिया गया है? सी के बारे में भी कहीं पर नहीं दिया गया है, ना तो कोई स्टेटमेंट ऐसा बोला गया है। बस इतना बोला गया है कि सी इज़ द सेकंड यंगेस्ट पर्सन, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है? सी। डी हो गया, ई के बारे में, ई भी हमारा 25 साल हो गया और डी की एज हमारी 5 साल हो गई। तो हमारा फिगर जो है कुछ ऐसा ही बनेगा और जो हमारी एज का जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसा ही होगा। जो भी है हम उसको निकाल लेंगे और इस टाइप से जो भी हमारे दिए गए हैं पॉसिबल एज, अब जैसे मान लो पूछ रहा है पॉसिबल एज, अब देखिए ये हमारी हमने एज इनको पता कर लिया है, सबकी एज हमको पता हो गई। तो अभी देखिए हमारा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि कौन सा व्यक्ति सबसे बड़ा है, बस ये हमारे बताई गए। तो इसमें कंडीशंस हमारी केस हमारे बनेंगे, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्या दिया गया है कि ई इज़ यंगर देन ए, कि ई जो है ए से छोटा है, कितना छोटा इसके बारे में नहीं बताया गया। फिर क्या दिया गया है? ई इज़ यंगर देन ए बट इल्डर देन बी, लेकिन बी से जो है बड़ा है। फिर क्या दिया गया है कि सी इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन, कि सी इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो अब देखो 6 लोगों को हमको अरेंज करना है, तो यहाँ कितने हो गए? सेकेंड यंगेस्ट हमारा सी हो ही गया। फिर ए कि क्या दिया गया है कि ई इज़ यंगर देन ए, ई इज़ यंगर देन ए, कि ई जो है ए से छोटा है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या दिया गया है कि बट इल्डर टू बी, लेकिन बी से जो है बड़ा है, ये हो गया। फिर क्या दिया गया है कि सी इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन, कि सी इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन। तो ये 5 लोग हो गए और एक हमारी ये पोजीशन पता खाली हो सकती, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि ए जो है सबसे बड़ा है या छोटा है, तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन जो दिए गए होंगे उन्हीं के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इनको सॉल्व करना होगा। बस एज जो हमने ये निकाली है, ये एज जब हमको पता हो जाएगी तो इसके आगे जितने भी 2 से लेकर 3 लोग जितने भी बचे हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी के ये हमारे 3 फिगर बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, हमारे ये 3 फिगर बनेंगे। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन ये जैसा कि दिया गया 8 लोग दिए गए, इनको हॉरिजॉन्टल रो में बिठाया गया है, इनको हमको अरेंज करना है। और इनका फेस क्या है कि 8 लोग दिए गए हैं, जिसमें से 4 लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। इनको हमको अरेंज करना है जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम अरेंज करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि जी इज़ द थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि जी जो है किसी भी छोर से तीसरा व्यक्ति है। तो अब देखो किसी भी छोर से, ये हमने एक छोर मान लिया, 8 लोग हैं तो 3, 6, ये 8 लोग हैं, हो गए। फिर अब हम आते हैं इस वाले फिगर में, जी जो है तीसरा व्यक्ति है, 3, 2, 5, 4, 9 हो गए, 8, 3, 2, 5, 3, 8, ये लोग हो गए, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि 2 पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन, कि जो लोग छोर पे बैठे हैं इनका डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। अगर ये उत्तर की तरफ देख रहा है तो ये भी उत्तर की तरफ ही होगा, अगर ये दक्षिण की तरफ है तो ये भी दक्षिण की तरफ इसका भी फेस होगा, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी, कि बी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो अब देखो बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पोजीशन इनकी चेंज भी हो सकती। फिर क्या दिया गया है? नेबर्स ऑफ डी फेस द सेम डायरेक्शन, कि जो डी का जो पड़ोसी है उनका डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है बट अपोजिट टू डी, लेकिन डी के विपरीत है, कि डी अगर उत्तर की तरफ देख रहा होगा तो इनके पड़ोसी दक्षिण की तरफ होंगे। सेम एज अगर डी दक्षिण की तरफ होगा तो इनके पड़ोसी उत्तर की तरफ देख रहे होंगे। फिर क्या दिया गया है? ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, कि ई जो है एच के बाएं बैठा है। फिर क्या दिया गया है? एच हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर ए नॉर एफ,
कि एच जो है ए और एफ के बगल में नहीं बैठा है। फिर क्या है, बी सिट्स एडजेसेंट टू जी। अब देखो बी सिट्स एडजेसेंट टू जी, कि बी जो है जी का पड़ोसी है। तो अब देखो बी जो है यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। बी इसमें यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, एंड फेसेस साउथ, और बी जो है साउथ की तरफ देख रहा है, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये साउथ हो जाएगा, नीचे की तरफ देख रहा है। फिर क्या है, ई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, ई जो है एफ के बगल में नहीं बैठा है। फिर ए एंड एफ आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, कि ए जो है ए और एफ दोनों जो है आपस में दूसरे बाएं बैठे हैं, मतलब बाएं दूसरे बैठा ए और एफ। तो अब देखो ए और एफ जो है बाएं से दूसरा होना चाहिए। यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, बी और सी के बीच में 3 लोग होने चाहिए। अगर हम सी को इधर अरेंज कर रहे हैं तो हमारा नहीं अरेंज होगा। तो अब देखो क्या सी इधर आ सकता है इस फिगर में, 1 2 3 लोग होने चाहिए, तो सी यहाँ पर भी हो सकता है। इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग हम नीचे इसमें प्लेस करेंगे तो 1 2 3 सी जो है यहाँ पर हो सकता है। इस वाले फिगर में आते हैं 1 2 3 लोग, इसमें 1 2 3 लोग, ठीक है। ये हमारा फिगर ऐसा कुछ बनेगा। फिर क्या दिया गया है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, नीदर सी नॉर डी सिट एट द एक्सट्रीम एंड, कि ना तो सी और ना ही डी किसी भी छोर पे बैठे हैं। तो जो हमारा ऊपर वाला जो है ये हमारा नहीं होगा, नीचे वाला हमारा सही हो जाएगा। इसमें भी छोर पे नहीं बैठा है तो यहाँ पर भी नहीं होगा और ना ही यहाँ पर ये हमारा बी होगा, ठीक है। ये हमारी 2 पोजीशन हो जाएंगी, या तो सी यहाँ पर होगा या फिर बी यहाँ पर होगा, या सी यहाँ इसमें या फिर बी इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, बी और सी हो गया है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, अब देखो कंडीशन हमारी क्या दी गई है कि ए एंड एफ आर सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ईच अदर, कि ए और एफ जो है दोनों आपस में बाएं दूसरे बैठे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हमारा बन सकता है, और इस वाले फिगर में हमारा कहाँ पे हो जाएगा, इस वाले फिगर में यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए और एफ, ठीक है। सेकंड लेफ्ट तभी होगा। अगर हम कोई भी पोजीशन चेंज कर देते हैं, मान लो यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं ए और एफ, तो इधर साइड में हमारा नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इधर हमारा ऑलरेडी बी बैठा है तो इसीलिए हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो सी ऑलरेडी बैठा है, सेम एज इस फिगर में वही हमारी कंडीशन है। फिर क्या दिया गया है कि ए एंड एफ मस्ट बी एडजेसेंट टू सी, कि ए और एफ जो है ये भी दिया गया है कि ए और एफ आपस में दोनों क्या है, पड़ोसी हैं, सी के पड़ोसी हैं, तो इसी फिगर में हमारे बन सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि नेबर ऑफ डी फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डी, कि नेबर ऑफ डी जो है इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन। तो देखो डी जो है यहाँ पर हमारा हो सकता है और इस वाले फिगर में हमारा डी यहाँ पर हो सकता है। फिर क्या दिया गया है कि डी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, वो तो हमने बता ही दिया कि डी जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, तो डी यहाँ पर नहीं हो सकता, ना तो यहाँ इस वाले फिगर में भी डी नहीं हो सकता। फिर क्या दिया गया है कि 2 पीपुल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेसेस द सेम डायरेक्शन, कि सेम डायरेक्शन में बैठे हैं। फिर क्या दिया गया कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल द रेस्ट आर फेस साउथ, ये भी है। फिर क्या दिया गया कि ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, कि ई जो है एच के बाएं बैठा है। तो अब देखो ये जब हमारा उत्तर की तरफ देखेगा तो ई जो है यहाँ पर हो जाएगा और एच यहाँ पर हो जाएगा। इस वाले फिगर में एच यहाँ पर होगा और ई हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि एच हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर ए और एफ, कि एच जो है ए और एफ का पड़ोसी नहीं है। नहीं, ई जो है क्या दिया गया, ई सिट्स टू लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, हो गया। एच हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर ए और एफ, कि एच जो है ए और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो अब देखो एच जो है ए और एफ का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो अब देखिए कंडीशन जैसे कि क्या दी गई है कि ई सिट्स लेफ्ट टू द एच। तो अब देखो ई जो है सिट्स लेफ्ट टू द एच, अगर जो एच जो है नीचे की तरफ देखेगा
तो ई भी हमारा नीचे की तरफ देखेगा। तो अब देखो जब ये एच और ई दोनों नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे इस फिगर में कितने लोग हो जाएंगे नीचे की तरफ देखने वाले? 5 लोग हो जाएंगे नॉर्थ की तरफ। देखो 1 2 3 4 और पांचवा कौन? ये ए आई एफ, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पहला वाला फिगर जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब ए एच और ई जो है वो नॉर्थ की तरफ ही देखेंगे। तो अब देखो एच और ई अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमारे ऐसा तो नहीं नॉर्थ वाले 5 हो गए हैं, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखो नॉर्थ में कितने लोग देख रहे हैं? 1 2 3 4 लोग ही देख रहे हैं। और तो ये हमारा जो पांचवा जो हमारा सी बचा है ये किधर देखेगा? ये हमारा साउथ की तरफ देखेगा, ठीक है। और एक कंडीशन दी गई है कि ई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एफ, कि ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है। तो अब देखो ई जो है एफ का जब पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा। तो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लगा दे रहे हैं वीडियो में, आप इनको जो है सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे 3 तारीख को इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए क्योंकि कल आपका पेपर है या फिर परसों भी हो सकता है, 10 और 11 तारीख को होना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और लोगों के पास भी शेयर करो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।